हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो इस सीरीज के पहले के बाकी पार्ट्स जरूर देख लेना, ताकि आपको आज के इस एपिसोड की स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और भाई लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ ऐसी ही मजेदार वीडियोज मिलती रहेंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगल का सन्नाटा साउंड 4 के खौफ से गूंज रहा था। जैसे ही नारुतो अपनी परछाइयों के साथ उनके सामने प्रकट हुआ, साउंड 4 के लीडर साकोन ने आगे बढ़कर कर्स मार्क को सक्रिय किया। तुम लोग सासुके को लेकर आगे बढ़ो, इस कीड़े को मैं देखता हूं, साकोन ने चिल्लाकर कहा और नारुतो की तरफ झपटा। नारुतो अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने अपनी मुट्ठी भी नहीं कसी। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने माना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हवा में रिलीज कर दिया। अचानक पूरे जंगल का वायुमंडल बदल गया, हवा का चलना रुक गया और एक ऐसा अदृश्य भारी मानसिक दबाव, एब्सोल्यूट ऑरा पैदा हुआ कि साकोन के पैर जमीन में धंस गए। उसका कर्स मार्क थर थर कांपने लगा। इतनी भयानक और शुद्ध विनाशकारी शक्ति देखकर साकोन के माथे से पसीना बहने लगा। वो खौफ से चिल्लाया, रुको, आगे मत बढ़ो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई दानव है। मुझे तुम सभी की जरूरत पड़ेगी इसे हराने के लिए। साकोन की बात सुनकर जिरोबो, किडोमारू और तायुया भी चौंक गए। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चारों के चारों शिनोबी एक साथ अपने कर्स मार्क के अंतिम स्तर स्टेट 2 को खोलकर नारुतो पर टूट पड़े। हवा में चारों तरफ से घातक जुत्सु और तीर बरसने लगे। नारुतो ने कोई हलचल नहीं की। उसने केवल अपनी ठंडी आंखों को खोला और अपनी परछाइयों को एक सरल आदेश दिया, मूर्खों का अंत करो। पल भर में, सिर्फ एक पल में, जनरल एगारू और शैडो जबूजा काले धुएं की तरह हवा में लहराए। एगारू की काली छाया तलवार और जबूजा के जानलेवा प्रहारों ने साउंड 4 के जुत्सु को तिनके की तरह उड़ा दिया। इससे पहले कि वे चारों कुछ समझ पाते, छाया सैनिकों की तलवारें उनके सीनों के पार थीं। चारों के बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़े। नारुतो शांत कदमों से उन मरे हुए बेजान शरीरों के पास गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वही रहस्यमयी शब्द दोहराया, अराइज, अराइज। जमीन से 4 काली और बैंगनी रोशनी की लपटें उठीं। साउंड 4 की आत्माएं अब उनके कर्स मार्क की शक्तियों के साथ नारुतो की छाया सेना में जुड़ चुकी थीं। अब उसके पास 4 और वफादार सिपाही थे। उधर सासुके, जो ओरोचिमारू के पास जाने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था, वो वैली ऑफ द एंड में पहुंच चुका था। वहां पहले होकागे हाशिरामा और मदारा उचिहा की विशाल मूर्तियां खड़ी थीं, जिसके बीच में एक विशाल झरना बह रहा था। सासुके ने सोचा कि वो बच निकला है, लेकिन जैसे ही उसने झरने के पार देखा, उसके पैर जम गए। मदारा की मूर्ति के सिर पर, हवा में हाथ जेब में डाले, काला कोट पहने नारुतो खड़ा था। उसकी आंखों की बैंगनी चमक पानी की बूंदों में साफ दिख रही थी। वो बिना किसी आहट के सीधे सासुके के सामने आ चुका था। नारुतो को वहां देखकर सासुके अंदर तक कांप गया। उसकी रूह में वो खौफ बैठ गया जो उसने अस्पताल की छत पर महसूस किया था। सासुके, नारुतो की गूंजती हुई आवाज झरने के शोर को चीरती हुई आई। मैंने कहा था ना, तुम मेरी इजाजत के बिना इस गांव की सीमा भी पार नहीं कर सकते। वैली ऑफ द एंड के विशाल झरने का पानी तेजी से पत्थरों पर गिर रहा था। सासुके नारुतो को अपने सामने देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसका बचा कुचा सब्र अब जवाब दे चुका था। नारुतो, तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? सासुके चिल्लाया। आंखों में कर्स मार्क का जहर और नफरत लिए वो पागलों की तरह नारुतो की ओर बढ़ा। नारुतो चाहता तो सासुके को रूलर्स अथॉरिटी के एक ही झटके में जमीन पर दबा सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त के दिल के गुबार को मिटाना चाहता था। नारुतो ने इस बार सिस्टम की किसी भी जादुई शक्ति या परछाइयों का उपयोग नहीं किया। उसने विशुद्ध ताइजुत्सु, फिजिकल कॉम्बैट के साथ सासुके से फाइट की। झरने के पानी के बीच दोनों के बीच एक छोटी लेकिन बेहद तेज फाइट चली। सासुके ने अपनी पूरी ताकत से मुक्के और लात चलाए, लेकिन नारुतो के पास सालों का युद्ध का तजुर्बा था। बिना किसी अतिरिक्त पावर के भी नारुतो ने बेहद आसानी से सासुके के हर वार को हवा में काटा और एक सटीक प्रहार करके सासुके को पानी में पछाड़ दिया। सासुके पानी में गिर चुका था। उसकी सारी ताकत और अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, नारुतो, मैं कमजोर नहीं रहना चाहता। मैं ताकतवर होना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं ताकतवर बनकर ही रहूंगा, वरना इताची को कभी नहीं हरा पाऊंगा। सासुके को इस तरह टूटकर रोते देख नारुतो की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई।
उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो खुद शक्ति के लिए तड़पता था। नारुतो धीरे से चलकर सासुके के पास पहुंचा और शांत आवाज में कहा, तुम कमजोर नहीं हो सासुके, तुम मेरे जितने ही ताकतवर हो मेरे दोस्त। ये बात सुनकर सासुके ने झटके से अपना रोता हुआ चेहरा ऊपर उठाया और अचरज से नारुतो की ओर देखा। क्या ये सच है नारुतो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नारुतो ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी फिस्ट आगे बढ़ाई और सासुके से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझसे अपनी मुट्ठी भिड़ाओ फिस्ट पंप, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सासुके के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और नारुतो की मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराई। टिंग। उसी पल नारुतो के सिस्टम ने सासुके के दिमाग के साथ एक सीधा संपर्क मेमोरी लिंक स्थापित किया। सासुके के दिमाग के अंदर अतीत और भविष्य की वे सारी भयानक घटनाएं एक वीडियो की तरह चलने लगीं जो भविष्य में हो चुकी थीं। ओत्सुत्सुकी का आना, पूरी इंसानियत का मिट जाना, सासुके का खुद मरना और अंत में इशिकी द्वारा नारुतो के सीने में काली छड़ें घुसाना। जैसे ही ये विजन खत्म हुआ, सासुके पूरी तरह थर थर कांपने लगा। वो दोबारा अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। क्या ये सब कुछ सच है नारुतो? सासुके की आवाज कांप रही थी। क्या हमारा भविष्य इतना खौफनाक है? क्या सब कुछ सच में खत्म हो चुका था? ये सब क्या था नारुतो? नारुतो ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ सासुके, ये हमारा फ्यूचर था। मैं उस तबाही के बाद भविष्य से यहाँ अतीत में आया हूँ सब कुछ ठीक करने। लेकिन मैं अकेला देवताओं की उस फौज से नहीं लड़ सकता। मुझे इस जंग को जीतने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सासुके ने अपने आंसू पोंछे लेकिन उसका चेहरा अभी भी निराश था। लेकिन नारुतो, मैं अभी तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं। नारुतो ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल मेरे जितने ही ताकतवर हो सासुके। बस तुम्हें अपने अंदर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने की देर है जो उचिहा कबीले के पास है। सोई हुई शक्ति? भला उसे मैं कैसे जगाऊं? सासुके ने पूछा। नारुतो ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। सासुके के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खड़ा हुआ और ओरोचिमारू के पास जाने का विचार हमेशा के लिए त्याग कर नारुतो के साथ वापस कोनोहा गांव की ओर बढ़ने लगा। अब सासुके सब कुछ जानता था। उसे समझ आ गया था कि उसका असली मकसद नारुतो के साथ रहकर उसकी मदद करना है, न कि उससे ईर्ष्या करना। सबसे बड़ी बात, सिस्टम की उस मेमोरी शेयरिंग की वजह से सासुके को अपने बड़े भाई इताची उचिहा की सारी हकीकत और उसकी बेगुनाही का पता चल चुका था। सासुके के दिल में अब अपने भाई के लिए नफरत नहीं बल्कि बेहिसाब सम्मान और प्यार था। लेकिन वो ये भी जान चुका था कि बीमारी के कारण इताची के पास अब ज्यादा समय बचा नहीं है। वो जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलना चाहता था और उसे गले लगाना चाहता था। चलते चलते सासुके ने नारुतो की तरफ देखा और कहा, नारुतो, क्या मैं अपने बड़े भाई इताची से मिल सकता हूं? मुझे उससे बात करनी है। नारुतो ने सासुके की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सासुके, हमारा अगला मिशन यही है। हम अब सीधे इताची से ही मिलने जाएंगे और उसे अपनी टीम में शामिल करेंगे।